हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं एसएस पार्ट वन में आए हुए प्रश्नों को की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पिछले दिन हमने तलपट देखा था। अब हम देखते हैं कि जनरल एंट्री के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। वास्तव में जनरल एंट्री के प्रश्न सीधे सीधे एसएस पार्ट वन में नहीं आते, क्योंकि उसे ऐसा मानते हैं कि लेखा एवं बही खाता वाला जो आपकी एटीएस में 5वां पेपर में पढ़े हैं, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आपने डेवलप कर रखा है। इसीलिए डायरेक्ट आपसे लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने के संबंध में प्रश्न आता है। लेकिन कभी कभी एक आध बार जनरल बनाने के लिए या रोजनामचा एंट्री करने के लिए प्रश्न आया है। तो आइए, रोजनामचा या जनरल बनाने के संबंध में जब भी एंट्री करने का प्रश्न आएगा तो उसके लिए सबसे सबसे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, खाते क्या होते हैं, कौन कौन सी पार्ट किस खाते के पार्ट हैं। जैसे खाते 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, नाम मात्र के खाते, और इनके डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट क्या हैं। अगर इसकी समझ आप में है तो पूरा ही कॉमर्स इजी हो जाएगा। अगर इनकी समझ आप में नहीं है तो कॉमर्स में हर जगह आप फंसने वाले हैं। तो सबसे आगे आइए देखते हैं कि खाते कौन कौन से हैं और उनकी एंट्री किस प्रकार से करते हैं, उन्हें भी देखते हैं। फिर जनरल एंट्री का वो प्रश्न देखेंगे जो एसएस पार्ट वन में कभी आया हुआ है। सामान्यतः जनरल एंट्री का प्रश्न एसएस पार्ट वन में आता नहीं है। जब भी आता है तब आएगा अशुद्धियों का सुधार बनाइए, बिल विपत्र बनाइए। लेकिन एक बार जनरल एंट्री का प्रश्न आया है 2002 के पेपर में, तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। तो खाते 3 प्रकार के होंगे। पहला वो व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, और तीसरा नाम मात्र का खाता। आइए अब देखते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता क्या है? व्यक्तिगत या पर्सनल। व्यक्तिगत खाता वे होंगे जो किसी व्यक्ति या किसी एंटिटी, किसी का पर्सनल हो, वो व्यक्तिगत खाता होगा। जैसे किसी के नाम का हो, किसी फर्म का हो, तो व्यक्तिगत खातों को भी 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। व्यक्ति या व्यक्ति का प्रतिनिधि करने वाला खाता व्यक्तिगत खाता होगा। ठीक है ना? इसको 2 भाग में विभाजित 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति, दूसरा अप्राकृतिक व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति, और तीसरा प्रतिनिधि व्यक्ति, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। इन तीनों को अगर समझें तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक व्यक्ति मतलब जो स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति का नाम हो। जैसे स्वाभाविक नाम, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, रमेश का खाता। जो भी व्यक्ति कहीं पे व्यवहार कर रहा हो, सौदा कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, तो उसमें जिस व्यक्ति का खाता सम्मिलित होगा, उस व्यक्ति के नाम पे अगर कोई खाता है तो हम लोग उसे प्राकृतिक व्यक्ति के नाम पे जानेंगे, और एक व्यक्तिगत खाते का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है? एक व्यक्तिगत खाते का एग्जाम्पल होगा या पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है ना? इसके लिए एक चीज आपको ध्यान देने योग्य है कि जब भी व्यक्तिगत खाता का कहीं पे भी हम लोग जनरल में एंट्री करेंगे या रोजनामचे में लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। जैसे राम से कुछ प्राप्त हुआ
तो राम के खाते से नहीं लिखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि राम के खाते से, इसे कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा, राम को प्राप्त हुआ, तो डायरेक्ट राम को लिखेंगे, ना कि लिखेंगे राम के खाते को। अगला देखते हैं, अप्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति। ऐसा जो कि व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आएंगे, वे खाते जो व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आएंगे लेकिन स्वयं में कोई व्यक्ति नहीं है, वो किसी कंपनी को या किसी अन्य फर्म को प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएंगे किसी बैंक के खाते, ठीक है, और किसी कंपनी का खाता, इसी में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का खाता, ठीक है ना, लेस का खाता। तो इस प्रकार के कंपनियों के नाम से जो रहेंगे वो भी व्यक्तिगत खाता होंगे, लेकिन वो किस रूप से क्लासिफाई होंगे, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, अप्राकृतिक व्यक्ति के रूप में, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, और वे खाते जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रतिनिधि करेंगे, लेकिन उनको एग्जैक्ट रूप से हम कुछ और नाम दिए रहेंगे। जैसे पूंजी खाता, वास्तव में पूंजी कोई व्यक्ति ही लगा रहा है, लेकिन और वो व्यक्ति कौन है, मालिक, अर्थात मालिक को प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने एक खाता बनाया, वो है पूंजी खाता। तो इसमें कौन कौन से खाते आते हैं, पूंजी खाता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूंजी खाता, आहरण खाता, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, आर्जित, उपार्जित, ये सब भी अदत्त खाता, पूर्वदत्त खाता, उपार्जित खाता, अनुपार्जित, ध्यान देंगे। पूंजी खाता तो क्लियर है, पूंजी खाता किसके, मालिक के खाता को रिप्रेजेंट कर रहा है। आहरण खाता, जब भी कोई मालिक अपने फर्म से ही कुछ राशि आहरित कर लेगा तो उसे हमेशा आहरण खाता के रूप में वर्गीकृत करना है। अदत्त खाता मतलब कहीं पे हमारी लायबिलिटी थी, कहीं पे किराया देना था, कहीं पे मजदूरी देना था, लेकिन मैं उसे पूरा मजदूरी नहीं देके आधा अधूरा मजदूरी देता हूँ, पूरा किराया नहीं दे करके कम कम महीने की किराया देता हूँ, तो जो किराया बाकी रहेगा उसको अदत्त कहेंगे, ठीक है ना। अदत्त खाता, जैसे कहीं पे मुझे साल भर का किराया देना था, मैंने उसे 5 ही मंथ का किराया दिया, 12 मंथ के जगह में 5 ही मंथ का किराया दिया, तो 7 मंथ का किराया अदत्त है, ठीक है ना। तो अदत्त खाता। पूर्वदत्त खाता, जिस खाता को मैं जिससे पहले से पे कर चुका हूँ, जैसे कहीं पे मुझे रेंट पे करना है और मैंने 5 ईयर का रेंट पहले से ही पे कर रखा है, ठीक है ना, और मैं इस साल का लेखा तैयार कर रहा हूँ, तो पहले से ही 4 साल का और मैंने पे कर रखा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्वदत्त खाता, ठीक है ना। उपार्जित खाता, अनुपार्जित खाता, किसी से मुझे राशि लेना था और वो मैंने प्राप्त कर लिया, तो उपार्जित खाता। किसी से राशि लेना था लेकिन वो डूब गया, नहीं मिल रहा है, तो अनुपार्जित खाता, ठीक है ना। ऐसा जो कि खाता डूबने की संभावना है वो भी अनुपार्जित खाता में वर्गीकृत कर दिया जाता है। खैर, इन्हें बनाते दौरान हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत खाता में कौन कौन से खाता आएंगे, ठीक है ना, जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। पहला, किसी व्यक्ति का खाता, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नाम अनुसार खाता, नाम अनुसार खाता। दूसरा,
इसमें हमेशा साथ साथ क्या रहेगा, बैंक खाता। बैंक खाता, जब भी चेक या राशि बैंक भेजा जाए, जब भी चेक या राशि बैंक भेजा जाए। अगला हो जाएगा, इसी में साथ साथ किसी कंपनी का अगर नाम दे दिया जाए, ठीक है ना, कि पी पी एंड सन्स का खाता, किसी कंपनी के नाम वाइज अगर दे दिया जाए, ठीक है ना, पी एंड सन्स का खाता, और जो प्रमुखता से बाकी मिलने वाले हैं वो हमेशा मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। वो कौन कौन मिलेंगे, तो पूंजी खाता, पूंजी खाता, आहरण खाता, खाता, पूंजी खाता सामान्यतः व्यापार प्रारंभ, व्यापार प्रारंभ सामान्यतः बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आहरण खाता, और जो मिलने वाले हैं अदत्त खाता, पूर्वदत्त खाता, अदत्त व्यय, ऐसा व्यय जो बाकी है, बकाया है ना, बकाया, पूर्वदत्त व्यय, पहले से दिया गया, उपार्जित व्यय, बकाया की वसूली, अनुपार्जित व्यय, अब वसूली योग्य नहीं। नहीं, इस प्रकार से ये सब खाते जो मिलेंगे ना, ये हमेशा मिलेंगे, और ये हमेशा और हमेशा क्या होंगे, व्यक्तिगत खाता। ठीक है ना। व्यक्तिगत खाता से कौन से संबंधित कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर व्यापार में व्यक्तिगत खाता आया तो डेबिट, और व्यापार से व्यक्तिगत खाता में अगर कोई राशि व्यापार में आया तो हमेशा डेबिट, और गया तो क्रेडिट। इसका डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत क्या है, तो व्यक्तिगत खाता के लिए, व्यक्तिगत खाता के लिए डेबिट क्रेडिट सिद्धांत, इसे जितने बार देखेंगे ना उतने बार रिवाइज होगा। तो इसके लिए सिद्धांत है कि अगर पाने वाला व्यक्ति होगा तो हमेशा डेबिट होगा, पाने वाला डेबिट, और देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट। आप सामान्यतः किसी कंपनी का लेखा तैयार करेंगे, कंपनी का जर्नल बनाएंगे, तो कंपनी में अगर कोई चीज आया तो डेबिट, कंपनी से कोई चीज गया तो क्रेडिट। क्लियर है। कंपनी के पास कोई चीज आया तो डेबिट, कंपनी से कोई चीज गया तो क्रेडिट। इसे जितने अच्छे से आप रखेंगे, अपने पास याद रखेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कंपनी के पास कोई चीज़ आया डेबिट, कंपनी के पास कोई चीज़ आया डेबिट, कंपनी से कोई चीज़ निकला क्रेडिट। ठीक है ना। कंपनी से कोई चीज़ कहने का अर्थ है कि जो व्यक्तिगत खाता से संबंधित है, मतलब पूंजी खाता, मतलब राशि आया पूंजी खाता, आहरण राशि गया पूंजी खाता, आहरण खाता। तो जो भी इन खातों से संबंधित प्रभावित होंगे उसके अनुसार पे क्रेडिट और डेबिट का सिद्धांत होगा,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा खाता का जो प्रकार था। पहला आपने खाता के प्रकार में पहला क्या देखा था? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। जो दूसरा प्रकार था वो है वास्तविक खाता। और तीसरा और अंतिम है नाम मात्र का खाता। अब देखते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, वास्तविक खाता जो रियल अकाउंट है, ठीक है ना, जो रियल अकाउंट है, जो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वास्तव में उनका अकाउंट है, रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। खाता रियल अकाउंट, ठीक है ना। वास्तविक खाता मतलब रियल, इसका अर्थ है कि वस्तु संपत्ति आय व्यय लाभ हानि से संबंधित ब्यौरा देने वाला खाता। अव्यक्तिगत खाता भी कह सकते हैं इसे, क्लियर है ना। इसी को क्या बोल सकते हैं? जो अव्यक्तिगत खाता हो। खाता वास्तव में अव्यक्तिगत खाता में है जिनमें लाभ हानि आय व्यय पैसे लेन देन इनसे संबंधित राशियां हों, ठीक है ना, खर्च आदि से संबंधित। तो ये सभी कौन से हो जाते हैं? रियल अकाउंट। जो खाते वस्तु और संपत्ति से संबंधित होते हैं उन्हें वास्तविक खाता कहते हैं। वस्तु और संपत्ति से, वस्तु और संपत्ति से संबंधित। ठीक है ना। वास्तविक खाते को भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, मूर्त रूप से खाता और अमूर्त रूप से खाता, ठीक है ना। वस्तुगत खाते, मूर्त खाते और अमूर्त खाते, तीन रूप से इनको भी डिवाइड किया गया है। पहला वस्तुगत खाते। दूसरा मूर्त संपत्ति के खाते, मूर्त संपत्ति के खाते। और अमूर्त संपत्ति के खाते। ध्यान दीजिए, वस्तुगत खाते मतलब वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित। यहाँ पे वस्तु का अर्थ यह है जिस वस्तु की बिजनेस की जा रही है। वस्तुगत खाते में वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित है, यानी जिस वस्तु की बिजनेस की जा रही है। यानी सामान्य सी बात है कि अगर कोई कंपनी है और वह कुर्सियों बनाने का काम करती है, तो कुर्सी के संबंध में लकड़ी खरीदना, गोंद खरीदना, कीले खरीदना, ये सब क्या हो जाएंगी? क्रय खाते के अंतर्गत वर्गीकृत हो जाएंगी। और फाइनली कुर्सी बेचना, ये सभी विक्रय खाते के अंतर्गत वर्गीकृत हो जाएंगे। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार आ जाएंगे, क्रय खाता और विक्रय खाता। विक्रय खाता, ठीक है ना, मुख्यतः दो रहेंगे। लेकिन और ध्यान दीजिए, खरीदना क्रय खाता। अगर आपने कोई भी चीज बेच रखा है, आपने अगर कोई चीज बेच रखा है और वो वापस आ गया, तो भी वो भी क्रय खाता जैसा ही होता है। विक्रय वापसी मतलब वास्तव में आप सामान वापस ले लिए, और कोई चीज जो आपने बेच रखा है वो वापस आ गया, तो वो क्रय वापसी हो जाता है। मतलब जो चीज हमने बेच रखा है और क्रय वापसी हो गया है, मतलब हमने कोई चीज खरीदा और उसे बेच रहे हैं, तो दोनों ही एक ही कंडीशन हो जाएंगी। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, क्रय खाता मतलब आपने कोई भी चीज खरीदा, उसके लिए आपने पैसे पे किए। विक्रय वापसी, आप कहीं बेच चुके थे, वो सामान आपके पास आया, तो भी ऐसा माना जाएगा कि आप उस सामान को दोबारा खरीद लिए और दोबारा विक्रय वाला जो
पैसा दिया था उसे वापस करना पड़ा। तो क्रय खाता, विक्रय वापसी एक ही जैसे टर्म है। फिर दूसरा विक्रय खाता, पहले किसी सामान को आपने बेच रखा था, पहले किसी सामान को आपने बेच रखा था, ठीक है ना। तो बेचने के लिए क्या किए थे, आप वस्तु को दिए थे और उसके एवज में पैसे लिए थे। क्रय वापसी कहने का अर्थ है, अब एक विक्रय वापसी जैसे, विक्रय जैसा ही कैसे है, तो क्रय वापसी का अर्थ हुआ कि हमने कोई चीज खरीदी थी, अब मैं उसे वापस कर दिया। तो वापस किया मतलब उसका वो सामान हमने दिया और वापस पैसे ले लिए। वास्तव में समव्यवहार एक ही जैसा हो रहा है। क्रय में समव्यवहार क्या होता है, क्रय क्रय में समव्यवहार होता है, क्रय पैसे दिए सामान लिए, ठीक है ना। सेम विक्रय वापसी में भी यही हो रहा है। विक्रय वापसी में भी आप पैसे दिए हैं और आपके पास सामान आया, ठीक है ना। सेम ऐसे ही कंडीशन हो जाएगा, विक्रय और क्रय वापसी। खैर, इनका कॉन्सेप्ट और हम पढ़ेंगे जहाँ पे आएगा। फिलहाल इतना समझेंगे कि क्रय और विक्रय वापसी एक ही जैसे टर्म है, विक्रय और क्रय वापसी एक ही जैसे टर्म है, और दोनों को हम सौदा या व्यापार में एक जैसे ही समझेंगे, ठीक है ना। मूर्त संपत्ति, वे संपत्ति जो हमें दिख रहा हो वो मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे भवन खाता, मशीन खाता, भवन, मशीन, उपस्कर यानी फर्नीचर होता है, उपस्कर या फर्नीचर। रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। रहतिया यानी स्टॉक होता है, रहतिया खाता। ये सभी ऐसे संपत्ति हैं जो हमें दिखते रहते हैं, क्लियर है। तो ये है मूर्त संपत्ति वाले, ये सभी क्या है, मूर्त संपत्ति जो कि हमें दिख रहे हैं, क्लियर है। मूर्त संपत्ति के खाते कौन कौन से हैं, भवन, मशीन, उपस्कर, फर्नीचर, ठीक है ना, रोकड़, रहतिया, ये सभी क्या है जो हमें दिख रहे हैं, क्लियर है ना। अब अमूर्त खाते भी होते हैं, तो अमूर्त खाते वे हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो हमारी संपत्ति है। जैसे ख्याति, उपलब्धि, ट्रेडमार्क, पेटेंट। पेटेंट ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका अगर आपके नाम का कोई व्यक्ति उपयोग करना चाहते हैं तो उससे आपसे पहले अधिकार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में किस किस प्रकार की चीजें आएंगी जिन्हें हमें क्या समझना है, वास्तविक खाता। तो यहाँ देखेंगे वास्तविक खाता, वास्तविक खाता जो हमें प्रश्न में दिखेगा। वास्तविक खाता में क्या क्या प्रश्न में दिखने वाला है, हमें हमेशा क्रय खाता, विक्रय खाता दिखेंगे। क्रय या विक्रय वापसी, विक्रय और क्रय वापसी खाता, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या मिलना है, भवन खाता, फर्नीचर खाता, भवन खाता, फर्नीचर खाता, ठीक है ना। रोकड़, रोकड़ खाता, रहतिया खाता यानी स्टॉक, ठीक है ना, ये सब दिखेंगे। साथ ही साथ मशीन खाता, मशीन खाता, ख्याति, ट्रेडमार्क, ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि, ये सभी हमें प्रश्न में मिल सकते हैं।
कि क्रय खाता के संबंधित में लेन देन हो रहा है, विक्रय खाता के संबंध में लेन देन हो रहा है, भवन भवन के खाते के संबंध में लेन देन हो रहा है, फर्नीचर में, रोकड़ में, रहतिया में, मशीन में, ख्याति में, पेटेंट में, इनके संबंधित हमें लेन देन क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जब इनका लेन देन मिलेगा तो डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत क्या है। तो इनके संबंध में डेबिट क्रेडिट का जो सिद्धांत है वो ये है कि अगर कोई वस्तु व्यापार में आता है, ठीक है ना, व्यापार में आने वाली वस्तु हमेशा डेबिट हो जाएगी और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा व्यापार में आने वाली वस्तु हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। व्यापार में आने वाली वस्तु हमेशा डेबिट होगी और व्यापार से जाने वाली वस्तु हमेशा क्रेडिट। क्रेडिट होगी। जैसे किसी व्यापार में कच्चा माल खरीदा गया, कच्चा माल खरीदा कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। ठीक है ना। माल खरीदा मतलब माल व्यापार में आया, माल खरीदा मतलब ये माल व्यापार में आया। तो जब भी माल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, क्रय खाता डेबिट टू, क्रय खाता डेबिट टू। एक डायरेक्ट मैं राशि बता रहा हूं, मतलब यहाँ रोकड़ खाता से है। इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए और आगे आएंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे कि व्यापार में आने वाली कोई वस्तु होगी तो उसे हम डेबिट पक्ष में एंट्री करेंगे, जाने वाली कोई वस्तु होगी तो क्रेडिट पक्ष में एंट्री करेंगे। ठीक है ना। और हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। अब हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा वास्तविक और तीसरा नाम मात्र। तो अब हम देखते हैं नाम मात्र के खाते। जो खाते न तो व्यक्तिगत है ना ही अव्यक्तिगत या वास्तविक, तो वे खाते क्या कहलाएंगे, नाम मात्र के खाते। अगर थोड़ा सा डिफिनेशन जैसा अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो व्यापार के आय तथा व्यय, लाभ और हानि का ब्यौरा देने वाले खाते ही अवास्तविक या नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है, सामान्यतः नाम मात्र के खाते जो होते हैं इनमें मुख्यतः क्या क्या होते हैं भाई, तो नाम मात्र के खाते में मुख्यतः 4 चीजें होती हैं। आय या लाभ तथा व्यय और हानि। सिर्फ इतने के ही बारे में जो जानकारी देंगी वो क्या कहलाएंगे, नाम मात्र के खाते। ठीक है ना। नाम मात्र के खाते कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इसमें कोई अलग से प्रकार डिवाइड नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो खाते होंगी वो नाम मात्र के खाते होंगी और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चाहे हम कुछ भी बनाएं, चिट्ठा के लिए बनाने जाएं या फिर लाभ हानि खाता के लिए बनाने जाएं, तलपट बनाने के लिए जाएं, जहाँ भी जाएं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नाम मात्र के खाते में होंगी और ये सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी। तो नाम मात्र के खाते के एग्जाम्पल में देखेंगे कि कौन कौन होंगी।
नाम मात्र के खाते में किराया खाता, जितने भी मिसलेनियस, अब नाम मात्र मतलब लाभ हानि और, तो किराया खाता, किराया खाता क्या है भाई ये, तो ये व्यय हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा ब्याज खाता, ब्याज खाता। अब इनसे संबंधित ना ये लिखा होना चाहिए कि प्राप्ति या देय। देय होगा तो व्यय, प्राप्ति होगा तो लाभ, ब्याज भी प्राप्ति तो लाभ, और अगर देना हो तो खर्च, ठीक है ना। इसी प्रकार से कमीशन, कमीशन खाता, इसको हिंदी में वर्तन भी बोलते हैं ना, वर्तन खाता। बिक्री कर खाता, टैक्स कर खाता, ठीक है। ये बिक्री भी हो सकता है, आयकर भी हो सकता है, ठीक है ना, या आयकर भी हो सकता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को ह्रास बोलते हैं, ह्रास खाता। उसके बाद मजदूरी खाता, वेतन खाता, मजदूरी खाता और वेतन खाता, वेतन खाता, भाड़ा खाता, चुंगी खाता, बीमा शुल्क, भाड़ा, चुंगी, बीमा, ये सभी मिसलेनियस के पार्ट हैं। बिजली व्यय, डाक व्यय, दान, बिजली व्यय, डाक व्यय, दान, ठीक है ना, ये सभी। विज्ञापन व्यय, मरम्मत व्यय, विज्ञापन व्यय, मरम्मत व्यय, मरम्मत व्यय। बट्टा खाता, डूबंत ऋण, बट्टा खाता, डूबंत ऋण, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो खाते रहेंगे क्या रहेंगे, नाम मात्र के खाते। अगर आपको नाम मात्र के खाते को पहचानना है तो सबसे ज़्यादा इजी है व्यक्तिगत खाता, जो बहुत इजी है। अव्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता जो इजी है, उनका कॉन्सेप्ट जाने। जो वो नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नाम मात्र के खाते, क्योंकि नाम मात्र के खाते कोई डिफिनिट क्लासिफिकेशन नहीं है। जितने भी अन्य व्यय है, जितने भी अन्य प्रकार के व्यय हैं, वो नाम मात्र के खाते होते हैं। और इसके लिए डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत भी बड़ा इजी है। डेबिट क्रेडिट के सिद्धांत में सिंपल क्या है कि जो खर्च या हानि है वो डेबिट हो जाएंगे, और जो आय या लाभ है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत भी इसका बहुत इजी है, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। सिद्धांत, सिद्धांत यही है भाई कि हानि, हानि या खर्च जो होगा वो क्या होगा, डेबिट, और लाभ और आय जो होगा हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है ना। मतलब जितने भी खाते हैं, अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, किराया खाता, किराया खाता अगर प्राप्ति है तो डेबिट, दिया गया है तो क्रेडिट, अगर प्राप्ति है तो डेबिट, दिया गया तो क्रेडिट। ब्याज खाता प्राप्ति है तो क्रेडिट, दिया गया तो डेबिट। कमीशन खाता प्राप्ति है तो प्राप्ति है, प्राप्ति है तो डेबिट, और खर्च है तो क्रेडिट। इसके बाद वर्तन कमीशन के साथ, वर्तन कमीशन को ही बोलते हैं। कर खाता, अगर कर सामान्यतः देने के लिए उपयोग करते हैं। अगर कर प्राप्ति होती, ठीक है ना, अगर प्राप्त होता तो हो जाता, अगर प्राप्ति होती तो हो जाता क्रेडिट, और देय होता तो डेबिट हो जाता, ठीक है ना।
मतलब सिंपल से जानेंगे कि जहाँ पे भी प्राप्ति या लाभ हो रहा है, जहाँ पे भी प्राप्ति या लाभ होना है, यहाँ पे प्राप्ति था ना, तो प्राप्ति हमेशा क्रेडिट होगा और ये हमेशा डेबिट होगा। जहाँ पे भी प्राप्ति होना है वो हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। और जहाँ पे भी खर्च है, जहाँ पे भी खर्च है वो हमेशा डेबिट हो जाएगा, जहाँ पे भी खर्च है वो हमेशा डेबिट हो जाएगा। जैसे वेतन देना है तो ये खर्च है, भाड़ा देना है तो ये खर्च है, चुंगी, बीमा, ये सब खर्च है, ठीक है ना। बिजली व्यय, ये सब क्या है, सब डेबिट है। डाक व्यय सभी डेबिट है। दान, दान को भी खर्च की तरह मानेंगे और डेबिट मानेंगे। विज्ञापन पे भी डेबिट, मरम्मत डेबिट, बट्टा दिया है हमने तो डेबिट, डूबंत ऋण डेबिट। इस प्रकार जितना भी रहेगा जो हमें हमारे तरफ से खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है या हानि हो रहा है तो हमेशा डेबिट होगा। ये गांठ बांध करके रख लीजिए। और अगर लाभ हो रहा है तो क्रेडिट होगा। मैं फिर से सभी के लिए एक एक बार देखता हूँ। देखिए, जो भी व्यक्तिगत खाता है, जो भी व्यक्तिगत खाता है, क्या क्या है व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता तीन प्रकार के होते हैं। सीधे व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, प्रतिनिधि व्यक्ति। नाम नाम वाइज रहेगा, जैसे रामश्याम, लखन, तो उनका हो जाएगा व्यक्तिगत खाता। बैंक, कंपनी का नाम व्यक्तिगत खाता, या पूंजी खाता, आहरण खाता, अदत्त खाता, पूर्वदत्त खाता, उपार्जित खाता, अनुपार्जित खाता, सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिगत खाता। और व्यक्तिगत खाता में डेबिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है व्यक्तिगत खाता में, जो पाया, पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। उसके बाद वास्तविक खाता। वास्तविक खाता कौन कौन से हैं भाई, तो वास्तविक खाता दो प्रकार से होते हैं। एक सामान्य वस्तु से संबंधित, वस्तु से संबंधित, और दूसरा असेट या संपत्ति से संबंधित। वस्तु से संबंधित क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। और संपत्ति से संबंधित जो संपत्ति है, रोकड़ में है, रोकड़ में जो संपत्ति है, भवन के रूप में है, फर्नीचर के रूप में है, मशीन के रूप में है, जो संपत्तियां हैं। और जो संपत्तियां हैं और अमूर्त संपत्ति भी है, जैसे ख्याति है, गुडविल है, पेटेंट है, ये सब क्या है, यह है अमूर्त संपत्ति। तो जितनी भी संपत्तियां होंगी वो सभी वास्तविक में आ जाएंगी, जितने भी वस्तु से संबंधित होंगी वो सभी वास्तविक में आ जाएंगे। और इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर वस्तु खरीदा गया, वस्तु आया, वस्तु आया तो डेबिट, और वस्तु गया तो क्रेडिट। वस्तु आया तो डेबिट, वस्तु गया तो क्रेडिट, ये ध्यान देना है। और नाम मात्र के खाते हेतु, तो ये तो बहुत इजी है। नाम मात्र के खाते में अगर हानि या खर्च हुआ तो डेबिट, और अगर लाभ या आय हुआ तो ये क्रेडिट है। क्लियर है ना। हानि या खर्च हुआ तो डेबिट, लाभ और आय हुआ तो क्रेडिट। जैसे अगर ऑफिस का खर्च किए, बिजली बिल दिए, कमीशन के लिए पैसा देना पड़ा, कर पटाना, आयकर पटाना पड़ा, टैक्स पटाना पड़ा, कुछ दान दिए हैं, ये सभी हानि प्रकार की हो जाएंगी और ये सभी डेबिट हो जाएंगी। लाभ में कहीं से हमें कमीशन प्राप्त हुआ, कहीं से हमें कमीशन प्राप्त हुआ, कहीं से डूबत ऋण प्राप्त हो गया, कोई हमें, किसी को हमने ऋण दिए हुए थे जो कि हमने डूबत मान रखा था और प्राप्त हुआ। हमें कोई नगद बट्टा, व्यापारिक बट्टा, बट्टा प्राप्त हुआ। अगर हमें कोई बट्टा प्राप्त हुआ तो सभी क्रेडिट के अंतर्गत क्लासिफाई हो जाते हैं। मेनली आपको ये चीज़ें जरूर याद रखना है कि कौन किस में आएंगे। व्यक्तिगत खाता, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। वस्तु खाता, आया डेबिट, गया क्रेडिट। उसी प्रकार से नाम मात्र का खाता, खर्च या हानि हुआ तो डेबिट, लाभ या आय हुआ तो क्रेडिट। अगर इतना आपको समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया हुआ था कि आपके एग्जाम में एक बार नवंबर 2001 में एक बार आया है कि रोजनामचा तैयार कीजिए। रोजनामचा या सामान्य शब्दों में बही, लेखा बही तैयार करने के लिए भी बोल सकते हैं, या इसी को जर्नल बोलते हैं, ठीक है ना। तो रोजनामचा तैयार करने के लिए एक बार प्रश्न आया हुआ है। इसके लिए हम लोग समस्त कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे
हम लोग इसको आगे बनाते हैं। रोज नामचा अगर हम लोग बनाने के लिए पहुंचते हैं तो रोज नामचा के लिए जैसा कि आपको पता है 3 प्रकार के खाते होंगे, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता। साथ ही साथ तीनों का कॉन्सेप्ट यह है कि व्यक्तिगत खाता में जो पाने वाला व्यक्ति होगा वो डेबिट होगा, देने वाला व्यक्ति होगा वो क्रेडिट होगा। पाने वाला डेबिट, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि व्यक्तिगत में पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। वैसे ही वास्तविक खाता में व्यापार में आने वाली वस्तु आना, व्यापार में आना, ठीक है ना, व्यापार में आना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। व्यापार में आना डेबिट हो जाएगा, चाहे माल खरीदे, राशि आए, कुछ भी हुआ, यह हो जाएगा डेबिट। और व्यापार से जाना क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। और नाम मात्र के खाते में हानि या व्यय डेबिट और लाभ और आय क्रेडिट। क्लियर है ना। अब इनसे आगे प्रश्न पढ़ते हैं। एक बार प्रश्न जो आया है उसे देखते हैं। प्रश्न है कि मिस्टर प्रदीप कुमार ने 8,000 रुपए से नगद व्यापार प्रारंभ किया। नगद माल खरीदा, फर्नीचर डिपो में फर्नीचर खरीदा, मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा, ठीक है ना। नगद बिक्री की, हरिनारायण को माल बेचा, दुकान खर्च चुकता किया, मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा, मुश्ताक एंड कंपनी को नगद दिया। सिर्फ इतना ही एंट्री करना है। कुल मिला के 8-10 एंट्री है और ये 20 मार्क्स का प्रश्न था। तो ये बहुत इजी था, ये सबको आना चाहिए क्योंकि यही बेसिक है, यही स्टार्टिंग है आपके अकाउंट का, तो ये सबको आना चाहिए। तो हम एक एक एंट्री को देखते हैं और उनको भरना शुरू करते हैं। जैसे एक एक एंट्री को भरने का प्रोफार्मा कैसा रहेगा, ठीक है, आपका प्रोफार्मा हमेशा इस रूप में रहेगा और इसी में आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रदीप ने 8,000 रुपए से नगद से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें प्रभावित हो रही है तो ध्यान देंगे। यहाँ पे कोई कंपनी है, कोई दुकान है, समझिए कोई दुकान है, किसका, तो प्रदीप का, ठीक है ना। इसमें उसने कितने राशि लगाए हैं भाई, तो 8,000 रुपए राशि लगाया। इसी को हम लोग हमेशा रोकड़ मानेंगे, ठीक है ना। रोकड़ मतलब ए वाला जो पैसा वाला जो खाता है, इसका खाता का नाम क्या होगा, पैसा वाला जो खाता है इसका खाते का नाम क्या होगा, रोकड़ खाता, ठीक है। पैसे वाले के खाते का नाम क्या होगा, रोकड़ खाता। रोकड़ से, क्योंकि रोकड़ से राशि आए हैं तो रोकड़ खाता, किसका रोकड़ खाता, तो प्रदीप के रोकड़ खाता से कितने रुपए मिले दुकान को, 8,000 रुपए। अब दुकान की इसके कारण से क्या हुई है, पूंजी में वृद्धि हुई है, दुकान की पूंजी बढ़ी है, ठीक है ना, दुकान की पूंजी बढ़ी है। अब ध्यान देंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि ये कौन कौन से खाता है, ठीक है ना, कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। तो रोकड़ खाता क्या होता है, रोकड़ खाता होता है वास्तविक खाता, ठीक है ना। और पूंजी खाता क्या होता है, ये होता है व्यक्तिगत खाता। किसी व्यक्ति ने रोकड़ दिए तो दुकान में कोई राशि प्राप्त आया, नगद प्राप्त हुआ। यानी वास्तविक खाता, नगद रोकड़ खाता जो है, रोकड़ खाता दिया गया, व्यापार में आया, ठीक है ना। हम दुकान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हम इस दुकान के गल्ले पे बैठे हैं, तो हमारे पास प्रदीप से कितना राशि आया, 8,000 रुपए। मतलब इस दुकान में किसी वास्तविक खाते से राशि आया है, ठीक है ना, इस दुकान में किसी वास्तविक खाते से राशि आया है, तो हम लोग इसे दुकान के परिप्रेक्ष्य में, तो रोकड़ खाता देने वाला, ठीक है ना। रोकड़ खाता व्यापार में, यहाँ पे ध्यान देंगे कि वास्तविक खाता है रोकड़ खाता, और यहाँ पे क्या हुआ है, व्यापार में आने वाली वस्तु का खाता डेबिट होता है, तो व्यापार में आया है रोकड़, इसलिए रोकड़ खाता हो जाएगा डेबिट, ठीक है ना। अब इसी व्यापार में पूंजी आया, ठीक है ना, इसी व्यापार में पूंजी क्या होता है, तो पूंजी होता है व्यक्तिगत खाता, ठीक है ना, पूंजी होता है व्यक्तिगत खाता। और देने वाला कौन है, प्रदीप है, तो पूंजी व्यक्तिगत खाता, देने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्रेडिट,
क्लियर है। वास्तव में इस दुकान के व्यापार में 8,000 रुपये नगद प्राप्त हुए हैं। देने वाला व्यक्ति प्रदीप था, प्रदीप ने 8,000 रुपये दिया है तो डेबिट हो गया। और प्रदीप ने पूंजी खाता, ये दुकान में पूंजी में वृद्धि हुई है, पूंजी आ गई है तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है ना। वास्तव में क्या हुआ, व्यापार में आने वाली वस्तु यानी रोकड़, व्यापार में आने वाली वस्तु यानी रोकड़, रोकड़ क्या हुआ, डेबिट। क्लियर है। व्यापार में आने वाली वस्तु यानी रोकड़, रोकड़ क्या हुआ, डेबिट। दूसरा देने वाला व्यक्ति, दूसरा देने वाला व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसमें देने वाला व्यक्ति कौन है, प्रदीप। और ये पूंजी किसकी है, तो ये प्रदीप की पूंजी है क्योंकि प्रदीप इसका मालिक है। ठीक है ना। ये प्रदीप की पूंजी है तो पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस चीज का समझ बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या था कि प्रदीप कुमार ने 8,000 रुपये नगद से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है ना। ठीक है, व्यक्ति प्रदीप ही है। ठीक है ना। तो एक व्यापार तो शॉप खोला। ठीक है ना। अब शॉप के टेबल पे बैठ करके, शॉप के गल्ले पे बैठ के प्रदीप सोच रहा है कि हमारे शॉप में नगद राशि आया। क्लियर है। तो नगद राशि आया, शॉप में नगद राशि आया तो रोकड़ खाता, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे क्योंकि शॉप में रोकड़ दिया गया। ठीक है ना। शॉप में रोकड़ दिया गया तो शॉप में आने वाली वस्तु क्या हो गया, रोकड़, तो इसीलिए रोकड़ खाता डेबिट हो गया। अब पूंजी खाता, पूंजी खाता वास्तव में कोई अलग खाता नहीं है, ये मालिक का ही खाता है। पूंजी खाता कोई अलग खाता नहीं होता है, ये मालिक का ही खाता होता है। और मालिक कौन है, प्रदीप। तो प्रदीप ने वास्तव में इसमें क्या किया है, प्रदीप ने इसमें पैसा दिया है तो पूंजी खाता हो जाएगा क्रेडिट। और इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका एंट्री हो जाएगा 1 तारीख। पहले तो यहाँ लिख देंगे प्रदीप का, कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रदीप के शॉप का, प्रदीप के दुकान का रोज नामचा है, प्रदीप के व्यापार का रोज नामचा, प्रदीप के व्यापार का रोज नामचा, व्यापार का रोज नामचा। 1 तारीख को, 1 तारीख को ये सब व्यवहार हो रहा है जिसमें क्या हुआ है कि प्रदीप ने रोकड़ खाता डेबिट हुआ, क्या है यहाँ पे, रोकड़ खाता, रोकड़ खाता डेबिट टू, रोकड़ खाता डेबिट टू किससे हुआ है, रोकड़ खाता डेबिट टू, टू मत लिखिए, डायरेक्ट से लिखिए, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से, पूंजी खाता से। ठीक है, या यहाँ टू लिख देंगे तो रोकड़ खाता डेबिट टू पूंजी खाता, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। पृष्ठ संख्या हमें नहीं पता कि किस पृष्ठ संख्या में एंट्री हुई थी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं विकलन पक्ष, विकलन पक्ष या डेबिट पक्ष में कितनी राशि आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 8,000 रुपये। और समाकलन पक्ष या क्रेडिट पक्ष में कितनी राशि आ जाएगी, तो 8,000 रुपये आ जाएगी। क्लियर है। इसी के नीचे नरेशन लिखना पड़ता है कि वास्तव में क्या हुआ, तो वास्तव में क्या हुआ है, पूंजी नकदी में प्राप्त हुई है। क्लियर है। या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूरा लिख दीजिए। जो प्रश्न में है क्या है कि प्रदीप कुमार ने इतने रुपए, 8,000 रुपये नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 8,000 नगद से व्यापार प्रारंभ किया, नगद से। यहाँ नरेशन में लिखेंगे नगद से व्यापार प्रारंभ। ठीक है, नगद से व्यापार प्रारंभ आप लिख देंगे और यहाँ पे इस लाइन को ऐसा कर देंगे क्लोज। ठीक है ना। पूरी लाइनों को क्लोज नहीं करेंगे। अगला, अगला और देखिए, इसी प्रश्न में पहला तो एंट्री हो गया कि भाई इतने तारीख का ये काम था। दूसरा एंट्री ये है कि 1 जनवरी को नगद माल खरीदा, माल खरीदा, माल यानी माल शब्द का उपयोग तब करेंगे जिस चीज का व्यापार है उसका कच्चा माल खरीदा जा रहा है तो माल शब्द का प्रयोग करेंगे। फर्नीचर या मशीन शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो क्रय खाता नहीं होगा, फर्नीचर खाता होगा। लेकिन जब भी जिस वस्तु के लिए व्यापार है उसी की खरीद या बिक्री होगी तो उसके उसके लिए कॉमनली एक शब्द का उपयोग करेंगे, क्रय खाता और विक्रय खाता। तो नगद माल खरीदा गया है मतलब इससे प्रभावित होने वाला क्या है, नगद मतलब रोकड़, और क्रय क्रय खाता। इनका देखिए, इससे प्रभावित होने वाले कौन कौन से हैं, नगद मतलब रोकड़, नगद माल खरीदा। ठीक है ना, नगद माल खरीदा, यह नगद मतलब रोकड़। ठीक है ना।
और क्या प्रभावित हो रहा है? माल, मतलब वस्तु कुछ खरीद रहे हैं और इसके लिए हमेशा क्रय शब्द का यूज करना है। क्लियर है ना? तो दो खाता प्रभावित हुआ, रोकड़ खाता और क्रय खाता। अब देखिए कि दोनों कौन कौन से खाता हैं। तो रोकड़ खाता होता है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता, और क्रय खाता होता है वास्तविक खाता। अब बताइए, रोकड़ से माल खरीदा मतलब क्रय आया, माल आया और क्या गया? रोकड़ गया, रोकड़ गया। अब ध्यान दीजिए, आपके पास रूल क्या है? वास्तविक या वस्तुगत खाता के लिए व्यापार में आने वाली वस्तु क्या होती है? डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्रेडिट। मतलब इसका एंट्री हो जाएगा क्रय खाता डेबिट टू रोकड़ खाता। तो इनका एंट्री भी कर लीजिए। दूसरा एंट्री क्या हो गया? ये भी 1 तारीख का ही लेखा है, तो अलग से डेट डालने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट लिखिए क्रय खाता, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से कितना कितना राशि है। यहाँ पे भी आपको ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ एंट्री किया गया था। तो ये राशि है 2000 रुपए का उसने क्रय किया। ठीक है ना? यहाँ नरेशन लिख दीजिए कि उसने क्या किया? नगद माल खरीदा। क्लियर है? अगला एंट्री देखिए, इसी प्रकार से पूरी एंट्री इजी है, लेकिन थोड़ा सा अभी सोचते हुए बनाएंगे। जब आप 2-4 प्रश्न बनाने लग जाएंगे तो आपको इजी लगेगा। जैसे 4 जनवरी को बरेली फर्नीचर डिपो से फर्नीचर खरीदा। खरीदा क्या गया है? फर्नीचर। और राशि बता रहे हैं 350 रुपए। कहीं पे भी जब ये नहीं बताया जाएगा कि नगद में माल खरीदा गया है, कहीं पे भी नगद शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो उधार में माल खरीदा है। कहीं पे भी नगद शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा, कहीं पे भी रोकड़ शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो उधार में माल खरीदा है। ठीक है ना? तो अभी क्या है? 4 जनवरी को बरेली फर्नीचर डिपो से फर्नीचर खरीदा 350 रुपए का। तो हम लोग ऐसा क्या मानेंगे कि फर्नीचर जो बरेली फर्नीचर से खरीद रहा है वो किस में खरीद रहा है? उधार में खरीद रहा है। उधार में खरीद रहा है मतलब रोकड़ इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पे भी नगद शब्द का उपयोग नहीं रहेगा वहां आप क्या मानेंगे कि वो उधार में खरीद रहा है। मैं इससे पढ़ रहा हूँ ना कि बरेली फर्नीचर डिपो से फर्नीचर खरीदा, कहीं पे भी नगद शब्द का उपयोग नहीं है। हर जगह नगद शब्द का उपयोग हो रहा था तो हमने वहां रोकड़ माना था, लेकिन जहाँ पे भी नगद शब्द का उपयोग नहीं होगा वहां आप हमेशा उधार मानेंगे। अगर उधार खरीदा है तो एक तो फर्नीचर का खाता और दूसरा बरेली फर्नीचर, जो बरेली फर्नीचर दुकान का नाम है उसका खाता। दो चीजें प्रभावित होंगी। ठीक है ना? तो 4 जनवरी का जो है उसको एक बार देखिए क्या क्या प्रभावित हो रहा है। बरेली फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, तो बरेली फर्नीचर डिपो जो है ना वो एक दुकान का नाम रख सकते हैं। फर्नीचर डिपो कोई दुकान या कोई फर्म है। यहाँ से क्या किया है? फर्नीचर क्रय किया है, खरीदा है। ठीक है ना? फर्नीचर खरीदा है और ये कितने राशि का खरीदा है भाई? तो 350 रुपए का। वास्तव में जब कभी भी किसी भी नरेशन में किसी भी लाइन में नगद शब्द का उपयोग नहीं होगा तो आप हमेशा उसे क्या मानेंगे कि उधार में ही संव्यवहार हुआ है, लेन देन उधार में हुआ है। मतलब एक चीज और, फर्नीचर खरीदा, मैं बताया था कि सिर्फ कच्चा माल खरीदेगा या माल बना बनाया माल बेचेगा। जिस चीज के लिए व्यापार खोला गया है उसका कच्चा माल खरीदेगा या बना बनाया माल बेचेगा तो ही क्रय और विक्रय खाता लिखेंगे। बाकी जिस भी चीजों को खरीदेगा, जैसे फर्नीचर असेट है तो ये जो हो जाएगा ये फर्नीचर खाता अलग से हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। पहला बरेली डिपो का, बरेली फर्नीचर का खाता, और दूसरा खाता क्या क्या प्रभावित हो रहा है? दूसरा फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता। अब देखना है कि बरेली फर्नीचर का खाता कौन सा खाते का प्रकार है। तो बरेली फर्नीचर का खाता जो है, बरेली फर्नीचर का जो खाता है ये है व्यक्तिगत खाता, जो कि बरेली फर्नीचर को प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? कृत्रिम व्यक्ति को बता रहा है।
और फर्नीचर खाता ये तो वास्तविक खाता है, वास्तविक खाता। क्वेश्चन है कि आपको ये समझना है कि क्या आया क्या गया। वास्तव में फर्नीचर आया, ठीक है, वास्तव में फर्नीचर आया, और गया क्या, कुछ भी नहीं गया। हमने उधार में लिया है, उधार में लिया है मतलब हमारी लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल हमें उसे देना है वापस, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता के लिए हमने उधार में, आज नहीं तो कल तो हम देंगे ही ना, तो अभी ध्यान देंगे। फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता आया, हमने क्या देखा है कि वास्तविक खाता में आने वाली वस्तु क्या होती है, डेबिट हो जाती है। मतलब यहाँ पे आने वाली वस्तु डेबिट हो जाती है, मतलब फर्नीचर खाता तो डेबिट हो गया। और किस व्यक्ति से, किस व्यक्ति से, वास्तव में आज नहीं तो कल तो मुझे इसका राशि देना है ना, बरेली फर्नीचर को, बरेली फर्नीचर को वास्तव में आज नहीं तो कल मुझे उसे देना है। तो यहाँ पे ये जो बरेली फर्नीचर होगा ये हो जाएगा क्रेडिट, बरेली फर्नीचर का जो अकाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, वास्तव में आज नहीं तो कल हमें उन्हें देना है, ठीक है ना। तो इनका एंट्री आप इस प्रकार से करेंगे। यह है 4 तारीख का लेखा, तो 4 तारीख का लेखा आप लिख दीजिए, 4 तारीख का लेखा, 4 तारीख का लेखा हो जाएगा फर्नीचर खाते, फर्नीचर खाता डेबिट। किससे, किससे हो रहा है फर्नीचर खाता डेबिट, तो उस दुकान के खाते से जिसका नाम है बरेली फर्नीचर, बरेली फर्नीचर खाता से, ठीक है ना। अब एक कितने रुपए का था, तो 350, 350 रुपए, 350 रुपए डेबिट, 350 रुपए क्रेडिट। इनके नीचे नरेशन लिखिए। नरेशन में यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि उधार में खरीदा, तो यहाँ पे बताइए फर्नीचर उधार में क्रय, फर्नीचर उधार में क्रय। यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि उसने उधार में खरीदा, जिससे पता चलता है कि वास्तव में आपको इस बारे में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला एंट्री है, अगला एंट्री है मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा, मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा, फिर से किसी प्रकार के नगद का उल्लेख नहीं है, फिर अभी भी किसी प्रकार का नगद का उल्लेख नहीं है, और 450 रुपये का माल खरीदा। माल खरीदा मतलब कच्चा माल खरीदा, जिस चीज को, जिस चीज का व्यापार खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे क्रय खाता हो जाएगा और मुश्ताक एंड कंपनी का खाता हो जाएगा। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अभी क्या करना है वो, मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा, मुश्ताक एंड कंपनी का खाता, और दूसरा क्रय खाता। क्रय खाता क्यों, क्योंकि उसने माल खरीदा, ठीक है ना, क्योंकि उसने माल खरीदा। मुश्ताक एंड कंपनी का खाता और क्रय खाता, दो खाते प्रभावित हुए। वास्तव में फिर से माल खरीदा है, क्रय खाता वस्तु आया है, ठीक है ना। क्रय खाता व्यापार में आने वाली वस्तु, माल वस्तु आई है, तो हो जाएगी डेबिट। और व्यापार में वस्तु दिया किसने है, तो मुश्ताक एंड कंपनी, मुश्ताक एंड कंपनी, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। वास्तव में मुश्ताक एंड कंपनी क्या है, तो यह है व्यक्तिगत खाता। और क्रय खाता क्या है, तो यह है वास्तविक खाता। क्लियर है। क्रय खाता वास्तव माल हमारे पास आया है तो डेबिट हो गया। व्यक्तिगत खाता उस पे हमारी लायबिलिटी है, उस पे हमारी लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल हम देंगे, यानी वो व्यक्ति, जो व्यक्ति है, जो हमारा कंपनी है, कंपनी के लिए, कंपनी को इस पे देयता बनती है, आज नहीं तो कल उसको देना है ना, तो इसीलिए हो जाता है क्रेडिट। अब यहाँ पे आइए और इनकी एंट्री कर दीजिए। इजी एंट्री था। ये कितने तारीख का था, तो 5 तारीख का, 5 तारीख लिखिए। क्या हुआ है, क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता DR2, किस खाते से, तो मुश्ताक एंड कंपनी से, मुश्ताक एंड कंपनी
के खाते से, ठीक है ना, तो मुश्ताक एंड कंपनी से लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे भी बरेली फर्नीचर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि रूल क्या है, रूल ये है, यहाँ भी बरेली फर्नीचर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि रूल ये है, क्योंकि रूल ये है कि जब भी कोई व्यक्तिगत खाता होगा तो वहां पे व्यक्तिगत खाता से लिखने की जगह पे आप डायरेक्ट व्यक्ति का नाम से लिख देंगे तो भी उसका खाता समझा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 450 और 450। ठीक है ना, मैं ले आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस 2 मिनट, लास्ट एंट्री है 2-3। ठीक है, इसके बाद इनका नरेशन लिख दीजिए कि क्या हुआ, माल उधार क्रय किया गया। तो आप इनका नरेशन लिखिए, माल उधार क्रय किया, ठीक है, इनको यहाँ क्लोज कीजिए। अगला इसमें पढ़िए, अगला इसमें पढ़िए, अगला है नगद बिक्री। अब उसने अपने माल को बेचा है, नगद बिक्री। नगद बिक्री में कौन कौन से खाते प्रभावित हुए हैं? अगला है नगद बिक्री। नगद बिक्री कौन कौन से खाते प्रभावित हुए हैं? नगद मतलब रोकड़ खाता, क्लियर है, और बिक्री मतलब विक्रय खाता। आपने जो लास्ट प्रोडक्ट बनाया, आपने जो भी कच्चे माल से पक्का माल बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उसको बेच दिया, ठीक है ना। जैसे मैं कोई डस्टर बना रहा हूँ तो डस्टर बनाने के लिए लकड़ी खरीदे थे तो कच्चा माल था, अब लकड़ी तैयार होकर के बिकने गया, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है रोकड़, और गया क्या है, तो गया है सामान, ठीक है ना। ए क्या है, तो यह वास्तविक खाता, और ए क्या है, ये भी है वास्तविक खाता, ठीक है ना। मिला क्या है, आने वाला क्या है रोकड़, जाने वाला क्या है सामान। तो आप लिखिए रोकड़ खाता डेबिट टू विक्रय खाता। ये कितने तारीख का एंट्री था, उसको एंट्री कर दीजिए भाई। इसका एंट्री कर दीजिए। तो ये है 6 तारीख का एंट्री है, 6 तारीख का। तो रोकड़ खाता, खाता डेबिट किस से, विक्रय खाता से, और कितना राशि इधर उधर हुआ है, तो रोकड़ खाता डेबिट 450 रुपए। ये है 635 रुपए, 635, 635। यहाँ लिखिए नगद में माल बेचा, ठीक है। अगला एंट्री है 8 तारीख का एंट्री, यहाँ एक लाइन खींच लीजिए। अगला एंट्री है 8 तारीख का एंट्री, हरि नारायण को माल बेचा। फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। हरि नारायण को माल बेचा, हरि नारायण को माल बेचा, तो एक हरि नारायण का खाता और एक विक्रय खाता, क्लियर है। एक हरि नारायण का खाता, एक विक्रय खाता, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी नगद शब्द उपयोग नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक हरि नारायण का खाता, एक विक्रय खाता। तो यहाँ पे 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक हरि नारायण का खाता और एक विक्रय खाता। और हरि नारायण को, हरि नारायण का खाता और विक्रय खाता, वास्तव में सामान बिका है और उधारी किस पे है, हरिनारायण पे। हरिनारायण आज नहीं तो कल पैसा देगा, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, हरिनारायण खाता डेबिट टू विक्रय खाता, हरिनारायण खाता डेबिट टू विक्रय खाता, क्योंकि यहाँ पे भी हरिनारायण से आज नहीं तो कल पैसे आने वाले हैं। और ये क्या है, व्यक्तिगत खाता, ये है व्यक्तिगत खाता, और ये क्या है, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, वास्तविक खाता से अगर सामान जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है।
तो इनकी एंट्री कर दीजिए। हरि नारायण का खाता, चूंकि व्यक्तिगत खाता है तो हरि नारायण का खाता लिखना आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे हरि नारायण डेबिट, हरि नारायण डेबिट टू, किससे? तो हरि नारायण डेबिट टू विक्रय खाता, विक्रय खाता से। और ये कितना राशि था? तो यह है 845 रुपए। ठीक है ना। फिर यहाँ लिखिए कि हरि नारायण को उधार में बेचा। हरि नारायण को उधार बेचा, इसे क्लोज कीजिए। फिर 8 तारीख के बाद अगला एंट्री है 9 तारीख का। 9 तारीख का वो क्या है क्वेश्चन में? 9 तारीख का एंट्री, दुकान खर्च चुकता किया, दुकान का खर्च चुकता किया, नाम मात्र का खाता चुकता किया 65 रुपए। यानी यहाँ पे कहीं पे भी नगद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो किससे चुकता किया होगा? रोकड़ से चुकता किया होगा। यहाँ पे कौन कौन से? दुकान का खर्च चुकता किया, वास्तव में यहाँ पे क्या आ रहा है? खर्च। दो प्रकार के खाते प्रभावित होंगे, दुकान का खर्च का खाता, और खर्च किस में हुआ है? तो राशि में, रोकड़ खाता। खर्च दुकान का व्यय खाता एक लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं रोकड़ खाता। दुकान का व्यय खाता नाम मात्र का खाता हो जाएगा, रोकड़ खाता वास्तविक खाता हो जाएगा। नाम मात्र का खाता खर्च हुआ है मतलब डेबिट हुआ, और वास्तविक खाता रोकड़ गया मतलब क्रेडिट हुआ। अब इनकी एंट्री कर दीजिए। 9 तारीख का एंट्री है दुकान व्यय, दुकान व्यय डेबिट रोकड़ खाता से कितना राशि है? तो 65 रुपए, 65 रुपए, 65 रुपए। दुकान खर्च किया, ठीक है ना। अगला एंट्री है 11 तारीख का एंट्री। 11 तारीख मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा। मुश्ताक एंड कंपनी से पहले भी वो माल खरीद चुका है, दोबारा माल खरीद रहा है, लेकिन अभी भी वो नगद नहीं दिया। ठीक है ना। तो मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा तो फिर से सेम वैसी एंट्री हो जाएगा। यह है 11 तारीख का एंट्री। तो मुश्ताक एंड कंपनी से माल खरीदा, क्रय हुआ, क्रय खाता आया, मतलब क्रय खाता डेबिट टू मुश्ताक एंड कंपनी से। ठीक है ना। और एक कितना कितना राशि है भाई? तो ए राशि है 1625, 1625। यहाँ पे कारण दे दीजिए, माल उधार खरीदा। ठीक है ना। अगला एंट्री है 26 तारीख का। 26 तारीख को वो बोल रहा है, अगला एंट्री है 26 तारीख का, और 26 तारीख को वो बोल रहा है कि मुश्ताक एंड कंपनी को नगद दिया, नगद दिया। तो मुश्ताक एंड कंपनी को नगद दिया, इसको दिया नगद में, नगद मतलब रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। आपके व्यापार ने मुश्ताक एंड कंपनी को क्या दिया है? रोकड़ दिया है। मुश्ताक एंड कंपनी आपके व्यापार से क्या गया? रोकड़। और किसको प्राप्त हुआ? मुश्ताक एंड कंपनी, जो कि कौन है? एक व्यक्तिगत खाता है, और रोकड़ क्या है? वास्तविक खाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुश्ताक एंड कंपनी, मुश्ताक एंड कंपनी पाने वाला हुआ ना, तो यहाँ हो जाएगा, इसे भी लाइनर से पूरा कर दीजिए। मुश्ताक एंड कंपनी कंपनी डेबिट टू रोकड़ खाता से, रोकड़
नगद खाता से, ठीक है ना। यहाँ पे उधार का चुकता किया है इसने ना, नगद उधार चुकता किया, ठीक है ना। कितना कितना राशि था यहाँ भाई, तो यहाँ पे राशि था 2000 और यहाँ पे भी राशि था 2000। इस रूप में ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। इसे सिर्फ इतना ही बनाना था, ठीक है ना, इसे सिर्फ इतना ही बनाना था। इसमें किसी भी प्रकार के योग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस समय एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका प्रश्न है और ए इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अगर मैं इस पूरे को, ये आपका प्रश्न है, अगर मैं इस पूरे को उठा के यहाँ रखूँ, ये आपका प्रश्न था और ये आपका सॉल्यूशन था, जो काफ़ी इजी है। अगर मैं और छोटा करके दिखा सकूँ तो इस रूप में एक ही पेज में आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले बार इससे संबंधित जनरल एंट्री में संशोधन से संबंधित अशुद्धियों का निराकरण से संबंधित प्रश्न आता है और विनिमय विपत्र, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट में अशुद्धियों का संशोधन, अशुद्धियों का समाधान या संशोधन, और नेक्स्ट रहेगा विल विपत्र। ये दो टॉपिक नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।